नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ कि एक और हॉरर एपिसोड में। जी हाँ, ये एक हॉरर स्टोरी टेलिंग एपिसोड है और जो आज मैं कहानी बताने वाला हूँ, ये एक सबक है, ये एक लेसन है उन सबके लिए। इस तरह की चीज़ें यानी कि पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं। ये अपना तजुर्बा हमारे एक व्यूअर ने भेजा है, जो कि उनके भाई के साथ घटा था। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टोरी की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये बहुत मेहनत से और बहुत रिसर्च के बाद बनाई जाती है, लेकिन मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स थोड़े कम मिल रहे हैं। अभी सितंबर का महीना आने वाला है और मेरा 1 साल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी मेहनत के बाद भी मुझे उतने सब्सक्राइबर्स मिले नहीं हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो नीचे एक लाल बटन है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक ज़रूर दे दें। और आपके जो विचार हैं इस वीडियो को लेकर के, आपको स्टोरी कैसी लगी, ये ज़रूर और ज़रूर कमेंट करें। चलिए टारगेट करते हैं कि हमारे इस वीडियो पे लाइक आने चाहिए 200। फिलहाल के लिए 200 लाइक्स मिनिमम आने चाहिए। जितने व्यूज़ हैं उसके हिसाब से 200 लाइक्स तो कुछ भी नहीं है। तो एक टारगेट फिक्स करते हैं और इसी के साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक शापित पेड़ और दोस्तों के खौफनाक सफर की। कैसे ये एक रात जानलेवा रात में बदल गई, आइए जानते हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और 5 दोस्त रोहन, प्रिया, समीर, अंजलि और विशाल शहर के बाहर जिंदगी से ऊब चुके थे। सब बोर हो गए थे। रोहन, पहला दोस्त जो कि हमेशा तर्क और विज्ञान की बातें करता था और भूत प्रेतों की बातों को कोरी कल्पना मानता था, उसने कहा, यार ये भूत प्रेत ना सब बकवास है। अगर हिम्मत है तो कोई ऐसी जगह बताओ जहां सच में कुछ हो, तभी तो जाने में मजा आएगा। समीर, जो गांव की प्राचीन कहानियों और लोक कथाओं का शौकीन था, तुरंत बोल पड़ा, क्यों नहीं, हमारे गांव के पास एक वीरान वन है। वहां एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है जिसे लोग प्रेत वृक्ष कहते हैं। कहते हैं कि सदियों पहले जब गांव में एक भयानक महामारी फैली थी, तब कई लोगों ने अपनी जिंदगी उसी पेड़ के नीचे खत्म की थी। उनकी मौत हो गई थी। उनकी आत्माएं तभी से वहां भटकती हैं। जो भी रात में उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। प्रिया, जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक थी, घबरा गई। उसने कहा, नहीं यार, मुझे डर लगता है, ऐसी जगह नहीं चलते। लेकिन विशाल, जो समूह का सबसे बहादुर निडर और थोड़ा लापरवाह भी था, उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अरे, डरने की क्या बात है, हम सब साथ होंगे। रात में चलेंगे, आग जलाएंगे और देखेंगे कि कौन कितना बहादुर है। ये सब सिर्फ मन का वहम होता है। अंजलि, जो शांत और समझदार थी, पहले तो मना किया, लेकिन दोस्तों के उकसाने के बाद उसने भी थक हार के हाँ कह दिया और वो मान गई। रोहन तो पहले से ही तैयार था। अब शाम ढलती है। वे अपनी पुरानी जीप में सवार होकर वीरान वन की ओर चल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता उबड़ खाबड़ और घना होता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छाता जा रहा था, जो कि कॉमन नहीं था, सामान्य बिल्कुल नहीं था। जब वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो विशाल काय पेड़ की शाखाएं अंधेरे में किसी दानव की भुजाओं जैसी लग रही थी, जो आकाश को निगलने को तैयार हो। पेड़ के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जो दिल दहला देने वाली थी, और हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, अजीब सी गंध थी, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उन सब दोस्तों ने पेड़ से थोड़ी ही दूर एक जगह को चुना और लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। आग की लपटें अंधेरे में नाच रही थी और उनकी परछाइयां पेड़ की ओर थी। ऐसा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। समीर ने कहा, चलो आज रात हम सब एक एक करके अपनी सबसे डरावनी कहानियां सुनाएंगे, चाहे वो सुनी हो या खुद से घटी हो। देखते हैं किसकी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी है। समीर ने शुरू किया, ये बात मेरे दादाजी ने बताई थी। हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो काला जादू करती थी। एक बार गांव वालों ने उसे बहुत परेशान किया, तो उसने मरने से पहले श्राप दिया कि वो गांव के हर घर में
एक अदृश्य साया छोड़ जाएगी जो उन्हें चैन से नहीं जीने देगा। मेरे दादाजी ने बताया कि उसके मरने के बाद कई घरों में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, बच्चों के खिलौने खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते, चलने लगते, बैटरी निकालने के बाद भी चलने लगते। और कभी-कभी किसी के कानों में सोते वक्त कोई फुसफुसाहट सी होती। वो उस फुसफुसाहट में आवाज आती थी, तुम अगले हो। मेरे दादाजी ने एक बार बिस्तर के पास एक काली परछाई देखी थी जिसकी आंखें लाल थी और वो उन्हें घूर रही थी। जब परछाई कुछ देर तक घूरती रही और फिर धीरे धीरे दीवार में समा गई। उसके बाद मेरे दादाजी कई दिन तक बीमार रहे, लेकिन वो ये घटना भूल नहीं पाए और उन्होंने मुझे बात बताई। समीर की कहानी सुनकर सब थोड़े सहम गए। तब तक आग की लपटें भी थोड़ी धीमी पड़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें दबा रहा। अब बारी थी प्रिया की। प्रिया बोली, ये मेरे साथ हुआ था कुछ महीने पहले। मैं अपने कमरे में रात के करीब 2 बजे पढ़ रही थी। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मुझे लगा शायद वो मेरा वहम है, लेकिन फिर मेरे कमरे में रखी पानी की बोतल अपने आप मेज से गिर गई और लुढ़ककर बिस्तर के नीचे चली गई। मैंने उसे उठाया और फिर पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बिस्तर के नीचे से कुछ खुरचने की आवाज आई, जैसे लकड़ी में खुरचते हैं ना, वैसी, जैसे नाखूनों से कोई लकड़ी खुरच रहा हो मेरी बिस्तर के नीचे का प्लाई। मैंने हिम्मत की, मैंने टॉर्च उठाया और जला करके देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे मैंने टॉर्च बंद की तो मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे से मेरी ओर घूर रहा है। मुझे इतनी ठंड लगी, मेरी हड्डियां में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूरी रात अपनी आंखें बंद नहीं की और सुबह होते ही अपनी माँ को जगाया। पता नहीं वो क्या था, मुझे आज भी उस रात की ठंड याद है। अगले दिन मेरी मम्मी ने घर में पूजा करवाई, हवन करवाया। तब से ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बताते बताते प्रिया की आवाज कांप रही थी। अंजलि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, उसे सहारा देने की। रोहन ने कहा, अरे हो सकता है कि चूहे हो या हवा का कोई झोंका हो, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्का डर दिख रहा था। विशाल ने भी अपनी सिगरेट सुलगा ली, जो उसकी घबराहट का संकेत। अक्सर विशाल जब टेंशन में होता था तो सिगरेट पीता था। वैसे वो एडिक्ट नहीं था, लेकिन जब उसे घबराहट शुरू होती थी तो सिगरेट जरूर पीता था। अब बारी थी अंजलि की। अंजलि ने अपनी कहानी सुनाई। अंजलि बोली, ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैं जब छोटी थी, करीब 7-8 साल की, मेरी दादी की मृत्यु हो गई थी। उनकी एक पुरानी घड़ी थी, वो ना उस घड़ी को हमेशा अपने पास रखती। उनके मरने के बाद हमने वो घड़ी एक दराज में रख दी, लेकिन हर रात ठीक 3 बजे वो घड़ी अपने आप बजने लगती थी, जबकि वो खराब थी, सेल भी नहीं थे, चलती भी नहीं थी। उसके बाद भी हमने उसकी बैटरी निकाली, उसे ठीक करवाने की कोशिश की, लेकिन वो घड़ी हर रात 3 बजे बजती थी। मेरी मम्मी तो बहुत डर गई। उन्होंने उस घड़ी को एक डिब्बे के अंदर बंद करके कहीं दूर रख दिया। आज भी जब मैं रात को गलती से 3 बजे के आसपास उठ जाती हूँ तो मुझे अभी भी उस घड़ी के बजने की आवाज आती है और मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। लेकिन इस सब के साथ एक अजीब सा डर भी लगता है। अंजलि की कहानी सुनकर के सब चुप हो गए। अब विशाल की बारी थी। तो विशाल बोला, मैं हमेशा से भूतों पर विश्वास नहीं करता था। एक बार मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे चुनौती दी थी कि मैं रात को एक पुराने कब्रिस्तान में जाऊं और वहां से एक फूल तोड़कर लाऊं। मैं गया। कब्रिस्तान बहुत पुराना था, कब्रें टूटी हुई थी और चारों ओर अजीब सी शांति थी, एक सन्नाटा था। मैं फूल तोड़ने के लिए एक कब्र के पास झुका, तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में धीमी आवाज में कहा, मत तोड़। मुझे लगा शायद हवा थी, लेकिन जब मैं वापस मुड़ने लगा
तो मुझे लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है या मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे अपने अपने बालों में किसी की सांसें महसूस हुई। मेरे मेरे कान के पास के बाल हल्के से हिले। एक पल के लिए ना मुझे अजीब सी एक बदबू सी आई। बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भाई मैं वहां से भागा और मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। आज भी मुझे नहीं पता वो क्या था यार, लेकिन उस दिन से मेरा विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया। सबकी कहानियां खत्म हो चुकी थी। आग और धीमी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा और गहरा हो गया था। पेड़ की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे आग लगभग बुझ गई। अब जैसे ही विशाल की कहानी खत्म हुई, उन्हें लगा जैसे पीपल के पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी हैं, जबकि हवा इतनी तेज नहीं थी। हल्की हल्की हवाएं बह रही थी। समीर ने कहा पेड़ को देख करके, यार ये तो अजीब है। अचानक आग की लपटें तेज हो उठी और ऊपर हो उठी और फिर अचानक से बुझ गई, जिससे चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सबने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन वहां का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी कम लग रही थी। ऐसा लग रहा था वहां का वातावरण उन टॉर्च से निकली हुई रोशनी को सोख रहा हो। रिया कांपते हुए बोली, मुझे ठंड लग रही है। तापमान सच में तेजी से गिर रहा था। उन्हें लगा जैसे कोई बर्फीली हवा उनके पास से गुजरी हो, जो उनकी हड्डियां तक जम रही थी। अंजलि अचानक से चीख पड़ी और चिल्लाई, मुझे लगा किसी ने मेरे पैर को छुआ है। किसी ने मेरे पैर को छुआ। सबने अपनी अपनी टॉर्च नीचे की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी पेड़ की दिशा से एक धीमी दर्दनाक सिसक की आवाज आई, और यह आवाज इतनी साफ थी कि कोई भी उसे हवा या वहम नहीं कह सकता था। यहां पर तो रोहन का चेहरा भी सफेद पड़ गया। रोहन ने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या है? क्या है ये सब? अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके चारों ओर चल रहा है। पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज आने लग गई, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। समीर ने अपनी टॉर्च पेड़ की ओर की तो उन्हें एक पल के लिए पेड़ की शाखा पर धुंधली सफेद आकृति दिखाई दी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। समीर चिल्लाया, वहां कुछ है। मैंने देखा कुछ था। वो शायद कोई औरत थी। विशाल, जो कि सबसे ज्यादा निडर था, बोला, अरे ये सब दिमाग का वहम है, खेल है, मैं जाकर के देखता हूं। अचानक से अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि बोली, नहीं विशाल, प्लीज मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन विशाल ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, ये सब बकवास है, मैं बस देख करके आता हूं। वो अपनी टॉर्च लेकर के पेड़ की ओर बढ़ने लगा, और जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचा, पेड़ की शाखाएं और भी तेजी से हिलने लगी और एक तेज हवा का झोंका आया, जो कि विशाल को पीछे धक्का मार रहा था। लेकिन विशाल रुका नहीं। विशाल हट्टा कट्टा लड़का था। अचानक से उसने छलांग लगाई और पेड़ की एक मोटी जड़ पर चढ़ गया। वो ये देखना चाहता था कि आखिर ये है क्या। जैसे ही विशाल पेड़ पर चढ़ा, अचानक पेड़ से भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, जो पूरे जंगल में फैल गई। हंसी इतनी जोरदार थी कि उसके कानों में दर्द होने लगा। पेड़ की शाखाएं अब किसी हिंसक जानवर की तरह जोर जोर से हिलने लगी। रोहन चिल्लाया, विशाल, विशाल वापस आओ, विशाल, विशाल वापस आओ। लेकिन विशाल ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वह जड़ पर और ऊपर चढ़ने लगा। उन्हें लगा जैसे पेड़ के तने से एक काली धुंधली परछाई निकली, जो किसी धुएं की जैसी थी, गाढ़ा धुआं। यह परछाई तेजी से विशाल की ओर बढ़ी और अपने अंदर समा लिया, और सब एक साथ चीख पड़े, विशाल, 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 विशाल।
उन्होंने देखा कि विशाल का शरीर अजीब तरह से कांप रहा था। उसका पूरा शरीर अब वाइब्रेट हो रहा था। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, जो तुरंत हवा में घुल गई। उसका शरीर हवा में 2 सेकंड के लिए उड़ा। बिना किसी सहारे के उसका शरीर उड़ रहा था और अचानक से उसका शरीर नीचे गिर पड़ा, उन्हीं जड़ों के पास। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें एक भयानक डर था। उसकी आंखें पथरा गई थी। प्रिया ने विशाल की कलाई चेक की। उसकी कलाई में कोई भी हरकत नहीं थी। ये देख करके प्रिया घबरा गई। उसे सदमा लगा और उसके मुंह से हल्के स्वर में निकला, विशाल, विशाल नहीं रहा, विशाल इज नो मोर। अंजलि को अचानक से अपनी गर्दन पे हल्का सा एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो उसकी गर्दन से खून बह रहा था। रोहन, जो कि विज्ञान की बातें करता था, तर्कवादी बातें करता था, अचानक से चिल्लाने लगा और बोला, ये सब क्या है? हमें भागना होगा। अरे उन्होंने विशाल को मार दिया। पेड़ से एक भयानक हंसी सुनाई दी, जो अब और भी जोरदार थी। उन्हें लगा जैसे हंसी उनके कानों में गूंज रही हो, उनके कानों में घुस रही हो और उनके दिमाग को फाड़ रही। पेड़ की शाखाएं अब किसी भूखे दानव की तरह, भुजाओं की तरह उनकी ओर बढ़ रही थी और हवा में लहरा रही थी। अचानक जीप के अंदर का तापमान बर्फ के जैसा ठंडा हो गया। उन्हें लगा कि जैसे उनके साथ कोई जीप के अंदर आ गया है। प्रिया ने देखा कि सामने वाली सीट पर एक बच्ची की छोटी सी आकृति बैठी है, जो उसे घूर रही है। उसकी आंखें खाली थी, खोखली थी और उसके मुंह पे एक धीमी सी हंसी थी। समीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत विशाल की चाबी, जो कि उसकी जीन्स की लूप में थी, उसे खींच के निकाला। उसने गाड़ी में चाबी लगाई, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि रोते हुए बोली, मैं समझ गई हूँ, हमें जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे हमें। तभी प्रिया ने एक तेज चीख मारी, वो आ रहे हैं, वो देखो। उसने कांपते हुए कहा। सबने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें पेड़ के नीचे कई सारी काली और सफेद आकृतियां दिखाई दी और हल्के हल्के उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। कुछ आकृतियां बच्चों जैसी थी, कुछ औरतों जैसी थी और कुछ सिर्फ धुएं के गुबार जैसी। समीर ने एक बार फिर चाबी घुमाई और किस्मत अच्छी थी कि इस बार स्टार्ट हो। समीर चिल्लाया, जल्दी चलो। जैसे ही जीप आगे बढ़ी, उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही है। जीप मुश्किल से आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई दलदल में फंस रही। गाड़ी भले ही धीमी सही, पर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रही थी। पीछे से उन्हें भागने की आवाजें सुनाई दे रही, पत्तों के ऊपर भागने की आवाज, वो चरचराहट की आवाज, साथ ही सिसकियों की और हंसी, जो कि भयानक थी। प्रिया ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे लगा जैसे कोई सफेद और काली आकृति पेड़ से निकलकर उसके पीछे भाग रही है। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और वो तेजी से इसके करीब आ रही थी। प्रिया चीखी, अरे वो आ रहे हैं, वो हमें पकड़ लेंगे, भागो जल्दी। समीर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। अब जीप तेजी से आगे बढ़ने लगी, पत्थरों और जड़ों से टकराती हुई। उन्हें लगा जैसे पेड़ की शाखाएं जीप को छूने की कोशिश कर रही हैं। वो जंगल से बाहर निकले और मुख्य सड़क पर आ गए। जैसे ही वो गांव की सीमा से बाहर निकले, उन्हें लगा कि एक भारी बर्फीला बोझ उनके ऊपर से हट गया। जीप की गति सामान्य हो गई और पीछे से आने वाली डरावनी आवाजें बंद हो गई। वो सब एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पसीने थे, डर था और एक निराशा थी। किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। वो सीधे रोहन के घर पहुंचे और तुरंत घर के अंदर घुस गए, जैसे किसी सुरक्षित जगह की तलाश में हो। उस रात के बाद उन चारों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। विशाल की मृत्यु ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। रोहन ने कभी भी भूत प्रेत को बकवास नहीं कहा, लेकिन अब रोहन की हालत यह है कि वो हर आवाज पर चौंक जाता था। रिया को कई दिनों तक रात में बुरे सपने आते रहे, जिसमें विशाल की चीख और उन लाल लाल आंखों वाली आकृतियों के डर शामिल थे। समीर कहानी सुनाना बंद कर चुका था और अक्सर रात में जाग करके खिड़की के बाहर देखता था। अंजलि को हर रात 3 बजे डर लगता था।
और उसकी गर्दन पे जो निशान पड़े थे वो कभी मिटे भी नहीं। आज भी अंजलि उनको छुपाने के लिए स्कार्फ पहनती है। उन्होंने कभी भी उस रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। विशाल की मृत्यु को एक दर्दनाक दुर्घटना बताकर दबा दिया गया, लेकिन इन चारों को पता था कि वो दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि उनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ था नहीं। ये उनके बीच का एक अनकहा रहस्य बन गया। उन्हें पता था कि वो शापित पीपल के पेड़ और आत्माओं के चंगुल से बच निकले थे, लेकिन उस रात का खौफ और विशाल के खोने का दर्द हमेशा उनके दिल में बस गया। आज भी देववन के लोग कहते हैं कि वीरान वन में पीपल का पेड़ है जो अभी भी खड़ा है। और अभी भी कभी कभी चांदनी रात में उस पेड़ से सिसकियों की, फुसफुसाहट की और एक दर्दनाक चीख की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अपनी कहानियां सुना रहा हो या किसी को बुला रहा हो अपने साथ शामिल होने के लिए। इस कहानी में बहुत सारे किरदार थे और एक ऐसा लॉस हुआ दोस्तों को जो कभी रिकवर नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को कहानी बहुत दिलचस्प लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एक लेसन सीखने को मिला होगा इस स्टोरी से। तो फटाक से चलिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और स्टे ट्यून। और एक बेल नोटिफिकेशन होता है जिसे हमेशा रिंग करके रखना है, ऐसा घंटी बनी होती है, उसके चारों तरफ ऐसा साउंड जैसा आइकन बना होता है। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख पाएंगे, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो मैं लाने वाला हूँ, एक क्राइम स्टोरी। तो स्टे ट्यून, इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।